के ही दूर के रिश्तेदार में संपन्न हो गई, पर दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों में वो विधवा हो गई। एक दिन अन्नपूर्णा के बेटे बिहारी बाबू के लिए उसकी दूर की भतीजी आशालता का रिश्ता आया। उसके साथ मित्र महेंद्र भी लड़की देखने गया, लेकिन आशालता को देखकर महेंद्र ने उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। आशालता पसंद होने के बावजूद मजबूरन बिहारी बाबू को पीछे हटना पड़ा और इसके साथ उन दो मित्रों में एक दूरी सी हो गई। अपने दाम्पत्य के शुरुआती जीवन का महेंद्र और आशालता दोनों ही उपभोग कर रहे हैं। सास राजलक्ष्मी जब देखती है कि काम काज से महेंद्र का मन बिल्कुल हट चुका है, तब वो नाराज होकर कुछ दिनों के लिए अपने मायके की तरफ चली गई। वहाँ उसकी मुलाकात विनोदिनी से हुई, जिसको वो अपनी बहू बनाना चाहती थी। उसे विधवा वस्त्र में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। विनोदिनी भी पूरे मन से उनकी सेवा करने लगी और उनका दिल जीत लिया। फिर यूं हुआ कि एक दिन बिहारी बाबू के नाम लिखा महेंद्र का एक खत विनोदिनी के हाथ लगा, जो राजलक्ष्मी को डाकिया गलती से दे गया था, जिसमें महेंद्र ने जानबूझकर बिहारी को जलाने के लिए अपने और आशालता के प्रेम संबंध की बातें लिखी है। उसकी उंगलियों का स्पर्श बहुत मुलायम है। अपने गीले बाल जब वो झटकती है तो पानी की बूंद मानो मोतियों की तरह बिखर रहे हो। उसकी आंखों की शरारत किसी मासूम बच्चे की तरह है। मैं खुशकिस्मत हूँ जो ये इंद्रधनुष हमेशा मेरे पास रहता है। महेंद्र का ये खत तीर की तरह छलनी कर गया विनोदिनी को। वो देखना चाहती थी उस आदमी के गर्व को जिसने उसका तिरस्कार किया। वो देखना चाहती है कि वो उसे देखकर हंसता है या तड़पता है, और इसी के साथ राजलक्ष्मी के एक बार कहने भर से वो उनके साथ कलकत्ता चली आई। आने के दूसरे दिन ही छत पे उसकी आशालता से मुलाकात हुई। विनोदिनी के बिल्कुल उल्टा, आशालता कम पढ़ी लिखी, बड़े ही सरल मन की औरत है। उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने में विनोदिनी को कोई परेशानी नहीं हुई और बातों बातों में वो उनके कमरे तक दाखिल हो गई। मेज़ पे पड़ी तस्वीर पे एकाएक उसकी नज़र पड़ी। पूरे कमरे में से एक मर्दाना खुशबू आ रही है। अलमारी में रखे किताबों में कीड़े लगने को लेकर जब बात उठी, विनोदिनी ने आशालता को एक कागज़ पे अंग्रेजी में नैप्थलीन लिखकर उसे महेंद्र को देने को कहा। काम छोटा था पर असर कर गया। जब महेंद्र कॉलेज से वापस आया, भोली आशालता ने उसे वो लिखा कागज़ दिया। महेंद्र के मन में विनोदिनी के लिए एक कौतूहल जन्म लेने लगी। उस समाज में विधवाओं के लिए बहुत नियम थे। वो बिस्तर पे सो नहीं सकते, मांस मच्छी को हाथ तक नहीं लगा सकते, गाना बजाना से कोसों दूर रहना होता था, जूते नहीं पहन सकते, और तो और चाय तक पीने पे पाबंदी थी। ऐसा लगता है मानो एक इंसान का सारा रस निचोड़ लो। ये कुंठा विनोदिनी को भरी जवानी में उठाना पड़ रहा है, जो उसे कतई मंजूर नहीं। उस दिन राजलक्ष्मी के कमरे में अचानक बिहारी बाबू से उसकी मुलाकात हो गई। वो भी विनोदिनी के रूप को देखकर दंग रह गए, और बातों में तो जैसे विनोदिनी को कोई हरा ही नहीं सकता। उस दिन के बाद से एक अच्छी बात हुई। बिहारी बाबू का आना जाना दोबारा उस घर में होने लगा। एक एक कर दिन बीतने लगे। आशालता की साज सज्जा, उसके रंगीन कपड़े, उसके ठाट बाट, इतना प्यार करने वाला पति देखकर विनोदिनी का ईमान भटक गया। ये सब उसका हो सकता था अगर महेंद्र बाबू शादी से इनकार न करते। ये सारा दोष उन्हीं का है, तो भुगतना भी उन्हीं को पड़ेगा। देखते देखते महेंद्र की शादी को 1 साल हो गए। एक दिन वो दोनों बिहारी बाबू और विनोदिनी सहित घूमने गए। कुछ देर के लिए उन दोनों में बातें भी हुई। बिहारी बाबू बहुत सुलझे हुए उच्च कोटि के इंसान हैं, उनसे महेंद्र की तुलना नहीं की जा सकती। वहाँ आशालता के आग्रह पे जब बिहारी बाबू तालाब में कमल लेने उतरे, मौके का फ़ायदा उठाकर उन दोनों को वहाँ अकेला छोड़ विनोदिनी पाँव में कांटा लेकर महेंद्र बाबू के पास गई, जिसे निकालने के लिए महेंद्र को विनोदिनी के पाँव पकड़ने ही पड़े। लेकिन असली कांटा तो विनोदिनी ने महेंद्र के मन में बोया है। आज पाँव पकड़ा है, कल कलाई भी पकड़ेंगे। वापसी के अगले दिन महेंद्र का पैर फिसलकर गिरने से उसकी कमर में चोट आ गई। चिकित्सा के लिए तुरंत बिहारी बाबू को बुलाया गया। महेंद्र का कुछ दिनों के लिए चलना फिरना निषेध हो गया। ऐसे में उसने बिहारी बाबू को जलाने के लिए कहा। सोच रहा हूँ इसी मौके पे
आशा लता और विनोदिनी को साथ लेकर कहीं घूम आओ। जिसे सुनकर बिहारी बाबू को अजीब लगा। उसने बोला, विनोदिनी को क्यों ले जाना चाहते हो? तुम जो करना चाह रहे हो कभी सोचा है आशा लता पर क्या गुजरेगी? महेंद्र ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पीछे तुम्हारे भरोसे मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। और वैसे भी जिस तरह तुम आशा लता के कहने पे गले तक पानी में उतर गए, विनोदिनी बोलेगी तो पता नहीं क्या ही कर बैठोगे। बचपन से ही महेंद्र को बिहारी बाबू से हर चीज़ बेहतर चाहिए। बिहारी बाबू दुखी मन वहाँ से उठकर चले गए। बिहारी बाबू के लिए आए एक और रिश्ते की खबर सुनकर अचानक ही रसोई घर में काम कर रही विनोदिनी की उंगली कट गई। इससे पहले कि बिहारी बाबू आते, ये मौका महेंद्र अपने हाथ से जाने नहीं देगा। उस छोटे से खरोच के लिए वो उसी कमर में दर्द लिए विनोदिनी को उसी वक्त अस्पताल ले गया, जबकि विनोदिनी को भी मालूम है पानी किस तरफ बह रहा है। उनके निकलने की खबर लगते आज पहली बार राजलक्ष्मी को थोड़ा अजीब लगा। उसने आशा लता को आगाह किया कि तुम अपने पति को समय रहते संभाल लो, पर बेचारी आशा लता विनोदिनी के दाव के सामने कहाँ टिकेगी। शाम को ही बिहारी बाबू का विनोदिनी के लिए छोड़ा खत उसे दराज से मिला, जिसमें महेंद्र की मंशा जानकर उसने विनोदिनी से अपना प्रेम आग्रह जताया और उसे महेंद्र का घर छोड़कर अपने पास आने का आमंत्रण दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विनोदिनी ईर्ष्या में अंधी हो गई थी और अपनी ओर बढ़ते महेंद्र को विनोदिनी रोक नहीं सकी। खतों के जरिए मिलने की जगह और समय ठीक होने लगे। रूहानी ना सही, लेकिन ये जिस्मानी सुख किसी सांप की बीन की तरह विनोदिनी को नचा रहा है। लेकिन विनोदिनी सर झुका के रहने वालों में से नहीं है। जल्द ही अब विनोदिनी को समाज में मान सम्मान चाहिए महेंद्र से, जो वो उसे देने में असक्षम है। एक दिन विनोदिनी के बक्से में कुछ खोजते वक्त आशा लता को महेंद्र के लिखे खत मिले, जिन्हें पढ़कर उसे एहसास हुआ उसने आस्तीन के सांप को पाल रखा था और डसे जाने का पता तक नहीं चला। वो बेवकूफ सही पर बेशरम नहीं थी। सास राजलक्ष्मी को सब बताकर अन्नपूर्णा बुआ के साथ हमेशा के लिए काशी चली गई। विनोदिनी हर अपमान सहकर भी वहां रही कि शायद महेंद्र उसे वो दर्जा दे पाए जिसकी वो खुद को अधिकारी समझती है, पर ऐसा नहीं हुआ। एक विधवा से संबंध तो बनाए जा सकते थे, पर शादी नहीं की जाती। यहाँ राजलक्ष्मी ने भी जिद पकड़ी, या तो इस घर में विनोदिनी रहेगी या मैं। विनोदिनी का सब्र जवाब दे गया। गाड़ी बुलवाकर वो खुद ही वहां से निकल गई, लेकिन अपने घर के बजाय वो बिहारी बाबू के पास गई, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे रहने की जगह दे सके, पर ऐसा नहीं हुआ। बिहारी बाबू का इंतजार खत्म तो हुआ, लेकिन फिर वही बात आकर ठहर गई। वो महेंद्र की उतरन थी, उसका जूठा जिसका गले से उतर पाना अब बिहारी बाबू के बस में नहीं। दुखी होकर विनोदिनी अपने गांव, अपनी कुटिया लौट आई। एक बार के लिए उसे लगा भी कि ये जीवन पूरी तरह व्यर्थ हो चुका है। ना ही सम्मान मिला, ना प्यार। क्यों ना इसे खुद ही खत्म कर दूं। फिर कुछ ही दिनों में उसे ढूंढता हुआ महेंद्र वहां आया। उसने कहा, मैं सब तुम्हारे लिए छोड़कर आ गया हूँ विनोदिनी। जवाब में विनोदिनी ने कहा, तुमने नहीं छोड़ा, आशा लता ने तुम्हें छोड़ा है, तब जाकर तुम यहाँ आए हो। विनोदिनी को महेंद्र से कभी प्रेम नहीं था, पर हाँ, वो समाज में उसके जरिए सम्मान जरूर चाहती थी। वो उसे लेने तो आया, पर सम्मान के साथ नहीं, लोगों से छुपकर। आज महेंद्र को बिहारी के सामने अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, जब विनोदिनी ने उसे ठुकरा कर कहा, तुम बिहारी बाबू से कहोगे मुझे अपना ले, मुझे पता है वो तुम्हें कभी ना नहीं कहेंगे। महेंद्र चुपचाप खड़ा रह गया। अगले दिन विनोदिनी ने महेंद्र के साथ काशी चलने को कहा। शायद उसे पता है अब उसे क्या करना है। वहां पहुंचकर कुछ दिनों बाद उसे मासी अन्नपूर्णा के साथ आशा लता दिखी, जो पेट से है। उसे देख एक बार फिर विनोदिनी को लगा, मैं कभी माँ नहीं बनी, क्योंकि मेरे बच्चे को कोई बाप का नाम नहीं देता। अपनी तकदीर से बगावत में विनोदिनी इतनी दूर निकल गई कि उसे पता ही नहीं चला कब उसका साहस दुस्साहस में बदल गया। पर फिर भी वो अपनी तकदीर से हर बार हारी है। अपने दुस्साहस का प्रायश्चित के लिए ही शायद वो काशी आई है कि एक बार के लिए वो आशा लता को उसका महेंद्र लौटा सके। एक सुबह उसी घाट पे बिहारी बाबू आए। महेंद्र की माँ चल बसी थी,
वही खबर आशा लता और अपनी माँ को पहुँचाने आया है। महेंद्र को ये खबर मिलते ही वो आशा लता को लेकर वापस चला गया। जब बिहारी बाबू को पता चला अब महेंद्र और विनोदिनी सच में साथ नहीं हैं, उसने विनोदिनी को अपनाना चाहा, उससे शादी का वादा किया, पर अगले दिन उसे वहाँ विनोदिनी नहीं मिली। यही फ़र्क है ज़िद और प्यार में। महेंद्र उसकी ज़िद थी, लेकिन बिहारी बाबू उसका असली प्रेम। उस समय विधवा विवाह पाप था। विनोदिनी बिहारी बाबू से इतना ही प्यार और सम्मान करती थी कि विधवा विवाह का कलंक वो उनके सर पे नहीं लगा सकी। उसके लिए ये शादी का प्रस्ताव ही बहुत सम्मानजनक बात है। बहुत दिनों बाद विनोदिनी का खत आशा लता के नाम आया। उसमें लिखा था कि बाहर से हम दोनों जितने भी अलग क्यों ना थे, पर हमारे अंदर एक बात एक समान थी, एक सुखी घर की इच्छा जो हर औरत का अधिकार है, पर मुझे नहीं मिला। मैंने तुमसे ईर्ष्या नहीं की, तुम्हारे पास जो सब था उससे ईर्ष्या थी। कभी सच में सहेली माना हो तो एक अंतिम बार मुझे माफ़ कर देना। बिहारी बाबू ने विनोदिनी को हर जगह ढूंढा। आशा लता के हाथों मित्रता खोई, महेंद्र के हाथों लज्जा और बिहारी बाबू के हाथों प्रेम खोकर अब विनोदिनी किसी को कहाँ मिलेगी। वो उस बोझिल हवा की तरह है जिसका भारीपन महसूस तो होता है पर नज़र नहीं आता। इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म हुई। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।